हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि 5 साल के बाद नेपाल में कितना विकास हुआ। जो गोरखा विनाशकारी भूकंप आया था 2015 में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या क्या कदम उठाया जिसके लिए ये पैसा दिया गया था। दुनिया भर में फैले इस कोरोना वायरस महामारी के बीच में नेपाल देश ने 25 अप्रैल 2015 को आए विनाशकारी भूकंप की 5वीं वर्षगांठ मनाई है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि इन 5 वर्षों में नेपाल देश में कितना सुधार हुआ, और अगर हुआ तो कहाँ पर हुआ, और अभी अगर नहीं हुआ है तो कहाँ पे कमियां रह गई, या किसके कारण से ये जो पैसा जारी किया गया था वो सही जगह पे खर्च नहीं हो पा रहा, किसकी गलती यहाँ पर बताई गई है, चाहे वो नेपाल सरकार के माध्यम से। इस आए विनाशकारी भूकंप में लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई थी, और वहीं पे करोड़ों लोग ऐसे थे जो बेघर हो गए थे। इस भूकंप से कई देश प्रभावित हुए थे, लेकिन सबसे अधिक नेपाल देश ही इससे प्रभावित हुआ था। 2015 में भूकंपों के तुरंत बाद पुनर्निर्माण के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण द नेशनल रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी की स्थापना नेपाल सरकार की ओर से की गई थी। इस भूकंप ने भूकंपी प्रतिरोधी मानकों के बाद प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवासीय भवनों और सार्वजनिक सेवाओं को फिर से संगठित करने का अवसर प्रदान किया गया था। बड़ी आपदाओं को अन्य देशों के द्वारा विकास के अवसरों में बदल दिया जाता है। जैसे जापान देश में लगभग हर सप्ताह भूकंप आता है, लेकिन फिर भी वहां उतना नुकसान नहीं होता है जितना अन्य देशों में होता है। चाहे आप भारत में देख लें, क्योंकि भारत में भी बहुत ही अधिक नुकसान हुआ था जब 2015 में आया था, या चाहे नेपाल देश को देख लीजिए, क्योंकि जापान ने उस प्रकार से सभी घरों और रोड व जो भी इम्पोर्टेंट है उसे डेवलप कर लिया है। 2015 के भूकंप में जापान भी प्रभावित हुआ था, लेकिन नुकसान बहुत ही उसका मामूली हुआ था। नेपाल देश में इस अवसर को स्थानीय सरकारों को भूकंप रोधी शहरों और गांवों का निर्माण करना चाहिए था। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि कितना अभी तक सुधार हुआ, या पहले ही जैसे 2015 से पहले हुआ करता था वो ढिलवाई हो रही थी, आज भी वही ढिलवाई हो रहा है या नहीं, ताकि अगला भूकंप कभी भी आए तो हमें बेघर ना होने पाए और कम से कम नुकसान हो, जैसे जापान में होता है। और कई ऐसे देश हैं जो अपने आप को उसी के अनुसार बना लिए हैं कि कितना भी तेजी से आए कम से कम नुकसान हो इस भूकंप के कारण से। पुनर्निर्माण प्राधिकरण के पास जो भी कुछ बर्बाद हुआ उसका पुनर्निर्माण करने का एक मौका आया था। इसने खुद को बैक, बुल्ड और बेटर, ये इन्होंने 3 नारा इस तरह से मिला के दिया था कि बैक करेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद बुल्ड और फिर बेटर करेंगे। जो एक विचार है, यह विचार 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद उभरा था। इस विचार को समाजों की सामाजिक, पर्यावरणीय, भौतिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के रूप में परिभाषित किया गया था। अलग अलग देश अपने अनुसार से अपना जो परिभाषा है वो डिफाइन कर रहे थे, लेकिन पुनर्निर्माण प्राधिकरण अपने आवासीय और सार्वजनिक भवनों और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसकी बात आने पर अपने जो आदर्श वाक्य था इनका, बैक, बुल्ड, बेटर पर खरा नहीं उतर पाया, क्योंकि प्राधिकरण आज भी कई ऐसी इमारतों और घरों का निर्माण कर रहा है जो भूकंप रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि निर्धारित मानकों से इनका निर्माण नहीं हो रहा, जिसे मैट्रिक के रूप में जाना जाता है। राजनीतिक पुनर्निर्माण और योग्य कर्मचारियों की कमी के साथ साथ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण शुरू से ही समस्याओं से घिरा हुआ था, चाहे वो बजट को लेकर कि किसे कब अलाट किया जाए, सारी चीज़ों लेकर 2015 से आज तक इसमें कमियां बनी हुई हैं। नेपाल देश की नौकरशाही में भी पुनर्निर्माण की बात को लेकर समय समय पर विवाद होना और उनकी कमियों का सार्वजनिक होना ये बताता है कि किस कारण से या किस प्रकार से ऐसी कमियां, ये जो प्रोजेक्ट दिया गया था कि आपको पूरा करना है, जो टूट गए या फूट गए, ऐसा आपको भवन बनाना है, ऐसे कॉलेज स्कूल बनाने हैं कि जो आने वाले समय में अगर दोबारा कभी भी भूकंप आए तो वो उसे रोक सके। बहुत उच्च जोखिम वाले भूकंप क्षेत्र में स्थित या बसा हुआ जो देश नेपाल है, उसकी आपदा तैयारी केवल कागजों में ही मौजूद है। जैसे भूकंप को रोकने के लिए इमारतों के निर्माण के नियम ही क्यों ना हो, आप उसमें भी कमियां पा जाएंगे। गोरखा भूकंप के 5 वर्ष बाद भी सरकार ने सबक सीखने का कोई संकेत नहीं दिखाया है, और इस कारण पूरे नेपाल देश में भूकंप प्रतिरोधी या उसे रोकने के लिए निर्माण अनिवार्य करने के लिए कोई नई योजना भी नहीं बनाई गई है। अस्पताल और सार्वजनिक भवनों के निर्माण पर कोई नया नियम और कानून नहीं है सरकार के पास, और बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए नियमों को मजबूत नहीं किया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पुल व बांध के बारे में बताया गया है कि जो पुल व बांध है जो 2015 से पहले जिस प्रकार से जिस नियम और कानून के अनुसार बनते थे,
आज 2020 में भी उसी तरह से बन रहे हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि जो बुनियादी ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो आपका अर्थक्वेक आया था उसके पहले और आज 5 साल के बाद भी वही हाल है। इसके अलावा स्कूलों कॉलेजों में कोई भी भूकंप की तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं और आपदाओं से लड़ने के लिए उच्च शिक्षा में कोई सिलेबस भी अपडेट नहीं किया गया। कि यहाँ पे बात किया जाएगा योजनाओं की विफलता, क्यों कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे समय से पूरा नहीं हो रहा। नेपाल देश ने अपने देश में विनाशकारी भूकंप को रोकने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है अभी भी पिछले 5 सालों में। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझा जाए, नेपाल की राजधानी काठमांडू पर ही विचार करें तो एक अध्ययन से पता चलता है कि काठमांडू मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है उसमें करीब 85% आवासीय भवन का जो निर्माण पत्र होता है वह भी सरकार के पास नहीं मिल पाया, क्योंकि उस नियम कानून के अनुसार जो बिल्डिंग कोड होता है उसके अनुसार जब घर नहीं बने रहेंगे तो कौन से लोग होंगे जो अपने डॉक्यूमेंट देंगे कि हमारा जो घर है वो एक अच्छे तरह से बनाया गया है, भूकंप रोधी है, कभी भी भूकंप आएगा तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर हम 3 से 4 प्रश्नों को पहले समझेंगे, उसके बाद आगे विस्तार से बात किया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि क्या हमने मौजूदा भवन कोड का पालन कराने के लिए पुराने भवनों को दोबारा पुनर्निर्माण कराया, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हमने काठमांडू घाटी में अधिक खुले स्थानों की व्यवस्था की, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जोखिम अधिक रहता है, जैसे भगदड़ मचना, बिल्डिंग का गिरना, तो सबसे अधिक नुकसान वहीं पे होता है जहां पे भीड़ भाड़ या बहुत ही अधिक लोग, वहां पे आबादी बहुत अधिक होती है। तीसरा प्रश्न ये है कि क्या हमने सभी लोगों को भूकंप से खुद और दूसरों को बचाने के लिए एक स्थान पर कार्रवाई करने का सबसे अच्छा पाठ्यक्रम सिखाने के लिए समय समय पर अभ्यास किया, कि जैसे कोई भी आपदा आ जाती है तो उसके लिए पहले रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। और चौथा नंबर का क्वेश्चन ये है कि क्या काठमांडू घाटी की भूकंपीय क्षमता 2015 से अधिक हुई है या कम हुई है। सरकार ने भवन निर्माण के लिए अन्य सख्त प्रावधानों के साथ 2 मंजिला ऊपर के निर्माण पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था 2015 के समय में, लेकिन अब इसे लागू करने से पीछे हट गई है और इसी प्रकार से कई भवन कोडों का सीधा सीधा उल्लंघन होता रहा। नेपाल देश में 80% से अधिक इमारतें खराब रूप से बनते हैं या बनी हुई हैं, जैसे चिनाई वाली इमारतें। इसमें से आधे से अधिक का निर्माण मिट्टी के मोर्टार का यूज करके बनाया जाता है। 2015 के भूकंप के दौरान 90% से अधिक ध्वस्त इमारतें ऐसी ही चिनाई वाली इमारतें ही थी। लेकिन नेपाल देश की आर्थिक सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी इमारतों से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ही बनावट है, ऐसी वहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था है, जब तक कि हम अपनी प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि ना करें। दुर्भाग्य से हमारे विश्वविद्यालय शायद ही कुछ नाम मात्र के अध्यायों को छोड़कर चिनाई वाली इमारत पर कोई पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। हालांकि हमारे पास प्रबलित कंक्रीट और स्टील संरचना पर व्यापक पाठ्यक्रम भी है, जो नेपाल में शायद ही 2% इमारतों का निर्माण करते हैं। और 2015 के भूकंप के बाद भी यही स्थिति बनी हुई है कि वहां पर आज भी ये जो आपका चिनाई वाली इमारत है उसी का निर्माण सबसे अधिक होता है। हमारे विश्वविद्यालयों ने आपदा का सामना करने के लिए और अपर्याप्त शिक्षा के बाद भी अपने पाठ्यक्रमों को पुनर्विकास करने में अभी भी विफल रहे हैं। इस समय नेपाल में कई पारंपरिक इमारतों को हजारों वर्ष पहले भूकंप सुरक्षित तकनीकी से बनाया गया था, जिसमें लकड़ी, ईंट, पत्थर या मिट्टी और चूने का उपयोग किया गया था। वे इमारतें इतिहास में कई बड़े बड़े भूकंपों से बची हुई थी, लेकिन वे हाल ही में आए भूकंप अर्थात जो 2015 में आया था भूकंप में पूरी तरह से ध्वस्त हो गए, क्योंकि कम उम्र और खराब रखरखाव के कारण से सामग्री कमजोर हो गई, चाहे वो ईंट का यूज किया गया हो, लकड़ी किसी भी तरह से यूज किया गया हो। क्या हमने अपनी इन इमारतों को भूकंप से बचाने के लिए कोई शोध या अध्ययन शुरू किया है, या उसी तरह से हम इंतजार कर रहे हैं कि जब दोबारा कोई ऐसा भूकंप आएगा, कोई ऐसी आपदा आएगी, तब हम दोबारा सोचेंगे कि इस पे कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भूकंप के तुरंत बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान नेपाल देश के पास तिरपाल की भारी कमी थी। तिरपाल का मतलब होता है कि जैसे जो पन्नी होता है, पॉलीथीन होता है बड़ा वाला, उसको रोकने के लिए घर के ऊपर जो छाया जाता है, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि भूकंप के बाद तुरंत बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया के दौरान नेपाल देश के पास तिरपाल की भारी कमी थी। क्या हमारे पास चीन से प्राप्त कुछ हजारों तिरपाल को छोड़कर भूकंप की तैयारी के लिए पर्याप्त आपातकालीन आपूर्ति है या नहीं? क्या हमारे पास पर्याप्त विशेष उपकरण है, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और श्वसन सुरक्षा उदाहरण के रूप में एस्केप रेस्पिरेटर उपलब्ध है आपदा के लिए या नहीं? ये भी प्रश्न बन जाएगा। अब यहाँ पे ये भी हमें सोचना होगा कि तैयारी में कहाँ पे कमी आ रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए जहाँ पे हम 2015 में थे, तो हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी होगी। तो उस कमी को हम यहाँ पे जानेंगे।
यह भी ध्यान देने की बात है कि पिछले 5 वर्षों में हम शहरी क्षेत्रों में भी बिल्डिंग कोड जो भवन कोड होता है उसको भी नहीं लागू कर पाए। हमने पिछले 5 वर्षों में इस भूकंप से कोई सबक ही नहीं सीखा कि ये ऐसा आएगा, अगर ऐसा दोबारा आ जाएगा तो हमारा तो और नुकसान होगा, क्योंकि हम अभी सबक सीख नहीं रहे हैं। यह सच भी है कि जब निर्माण की बात आती है तो किसी को भी नियम कानून की परवाह नहीं रहती है। पहले भी और ऐसा ही होता रहा। 2015 से भी पहले, चाहे वो 2 मंजिला हमको बनाना हो घर या 3 मंजिला बनाना हो, तो जो सरकार ने नियम कानून बना रखा है उसके अनुसार हम नहीं बनाते हैं, इसलिए आगे आने वाले जो आपदाएं होती हैं तो सबसे अधिक प्रभावित हम ही को करता है। और हम सभी निश्चित रूप से जानते हैं कि आपदाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, किसी न किसी रूप में आती ही आती हैं, और हमें इसलिए अगले भूकंप से पहले योजना और तैयारी करनी चाहिए जो किसी भी समय हो सकता है। ऐसा लगता है कि सरकार के साथ साथ लोग भी पूछ रहे हैं कि अगला आपदा कब आने वाला है, क्योंकि लोग तैयारियों को प्रभावित कर रहे हैं। जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उनको बनाने के लिए, उन्हें जो गड़बड़ हो गया था, टूट फूट गया था, उसे दोबारा बनाने के लिए, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए माना जा रहा है कि जल्दी ऐसी कोई ना कोई आपदा आएगी जिससे लोगों को फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि हमने क्या गलती की और हमें कहाँ पे सुधार करना चाहिए। और हम फिर से हजारों लोगों के लिए दुख व्यक्त करेंगे, आर्थिक नुकसान उठाएंगे और विदेशी सहायता की भीख मांगेंगे कि हमको पैसा दीजिए, हमारी ये मदद कर दीजिए। जैसे एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि अभी तक 2015 में जब ये भूकंप आया था नेपाल में अप्रैल के महीने में, तो कुल मिला के लगभग $7 बिलियन की आर्थिक मदद पूरी दुनिया से नेपाल को मिली थी। तो यहाँ पे टॉप 10 कंट्री के लगाए गए हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे जाकर वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। कि ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारियों को इस पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कोई एहसास नहीं है। जोखिम को जोखिम और समस्याओं का उत्पाद माना जाता है। भूकंप के जोखिम को कम करने के लिए हमें समस्याओं को कम करने की आवश्यकता है। ये समस्याएं भूकंप की तीव्रता व क्षमता को लेकर है। इसके लिए भूकंप के प्रभाव को कम करने वाली संरचनाओं को अनिवार्य बनाकर किया जाएगा। जैसे वैसे भवन बनाया जाए कि जो भूकंप रोधी है। हर प्रकार से हमें डेवलप करना होगा कि भूकंप आए तो कम से कम नुकसान पहुंचाए। 2015 के गोरखा भूकंप ने लगभग 9,000 लोगों की जान ले ली और मध्य नेपाल के 14 जिलों में पूरे समुदाय को नुकसान पहुंचाया था। पश्चिमी नेपाल में होने वाली तबाही ज़्यादा खराब थी और हमें राष्ट्रीय भूकंप तैयारियों के कार्यक्रम को संचालित करने और आपातकालीन प्रबंधन प्रक्रिया का अभ्यास करने की आवश्यकता है। हमें हमेशा तैयार रहना होगा कि कोई भी आपदा आएगी तो कैसे निपटना होगा, कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है, कहाँ पे हमारा जो स्ट्रांग पॉइंट है कि जिसके बल पे हम कम लोग भी रहेंगे लेकिन फिर भी उसे हम संभाल लेंगे। हमें अधिक लचीला बुनियादी ढांचा और समुदायों में निवेश करना चाहिए ताकि वास्तविक समस्याओं का समाधान हो सके। लोगों को पता चल पाए कि कहाँ पे अभी भी समस्या है और उसे सही समय पे दूर किया जा सके और आने वाले समय में जो समस्याएं आने वाली हैं उससे समय से रहते ही बचा जा सके। भूकंप के 5 वर्ष बाद भी हमें महसूस करना चाहिए कि जब हमने बहुत अधिक समय गंवा दिया तब भी सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर है अभी भी हमारे पास। क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भूकंप आ जाएगा, लेकिन अभी भी हमारे पास वो समय है कि जिसमें हम तैयारी कर सकते हैं और जो कमियां है उसको दूर कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी हम बात करने जा रहे हैं कि नेपाल सरकार का क्या जवाब है, इन 5 वर्षों में क्या क्या कदम उठाया गया है और किसको दोष दिया गया, ये भी हम बात करेंगे। जैसे बताया गया कि 2015 के बाद से लगातार सफल सरकार मिली है नेपाल देश को, जिसमें से 2 प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जैसे अक्टूबर 2015 से लेके अगस्त 2016 तक ये एक बार रहे थे। यहाँ पे सब दिया गया, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और दूसरा बार जो फरवरी 2018 से बने हैं और अभी तक ये बने हुए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 2015 के बाद से केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और इनका लंबा सेशन इधर चला है। लेकिन फिर भी सरकारों ने अभी तक समय समय पर बहाने ही बनाए हैं। जैसे इन्होंने पहला बहाना ये बनाया कि 2015 की नाकेबंदी का पूरा दोष भारत को देना, कि ये बता देना कि भारत ने ही ऐसा किया था, भारत की गलती के कारण से हम बहुत ही पीछे हैं। दूसरा कारण ये बताया गया कि राजनीतिक संकट आपस में भी बढ़ना, यहाँ पर समय समय पर विवाद होता है। कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा इधर लगभग 8 से 10 सालों में भी देखा गया है कि मतलब औसत की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे पूरा शासन नहीं पूरा कर पाते हैं, अपना जो पूरा कार्यकाल होता है उससे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा यहाँ पे जो पॉलिटिकल होता है, जो क्राइसिस होता है वो हमेशा बना रहता है। और इस समय लॉकडाउन के कारण से भी ऐसा बना हुआ है कि आगे आने वाला कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, तो ये समय समय पर नेपाल में बना रहता है। तीसरा कारण ये बताया गया कि कोविड-19 जो भूकंप के 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही देश में संकट बनकर आ गया, जिसके कारण से पिछले 60 दिनों से लगातार लॉकडाउन जारी है। लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो मात्र 2 महीने में पूरा हो जाए। लेकिन फिर भी सारा दोष तो अब सरकारें कोरोना को ही देंगी कि कोरोना वायरस आ गया, इसके कारण से
इसके लिए बताया गया है कि इस क्षेत्र में समस्याएं नई नहीं हैं और इसलिए वर्तमान संकट के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मई 2016 में नेपाली प्रधानमंत्री ओली द्वारा 383 बिलियन नेपाली रुपए का एक पंचवर्षीय योजना का फैसला लिया गया था, जो मात्र 3 वर्ष के अंदर सभी क्षतिग्रस्त निजी आवास, शैक्षणिक संस्थान और स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से इसे पूरा किया जाएगा। और कुछ प्रोजेक्ट को 5 वर्षों के लिए समय दिया गया कि जो इम्पोर्टेंट है वो 3 साल में हो जाएंगी और जो बहुत ही अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है देश के लिए उसे हम 5 सालों में पूरा करेंगे। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2015 के भूकंप में 7,81,176 घरों, यहाँ पे सब डाटा दिया गया, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि कितना अधिक नुकसान हुआ था 2015 के भूकंप में। तो बताया गया कि 7,81,176 घरों, 7,553 शैक्षणिक संस्थानों, 1,197 स्वास्थ्य सुविधाएं, 2,900 विरासत जो स्थल हैं उसको नुकसान पहुंचाया था। और पहले हमने बात कर लिया कि कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग उससे प्रभावित हुए, तो संख्या में व्यक्तियों की संख्या के बारे में मैंने पहले ही बात कर लिया। पुनर्निर्माण अधिकारियों के अपने अनुमान के अनुसार केवल 68.5% या 69% मान सकते हैं कि काम पूरा हो चुका है। जो प्रोजेक्ट रखा गया था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, और इनके अनुसार राष्ट्रीय स्मारकों और पर्यटकों के आकर्षक और 26% स्कूलों और लगभग 50% स्वास्थ्य सुविधाओं का पुनर्निर्माण किया जाना अभी भी बाकी है, और जिसे पूरा करने में अभी भी इन संस्थाओं को 2 वर्ष का समय लगेगा, अर्थात 2022 तो लग ही जाएगा। अगर ये लॉकडाउन समय से खुलता है तब की बात किया गया है, नहीं तो ये जो 2 साल की बात किया गया है ये 2.5 साल 3 साल भी लग सकता है। अब ये कोरोना वायरस पे ऊपर निर्भर करेगा कि कब ये खत्म होगा या नहीं। तो ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भूकंप के बाद 2015 के भूकंप के बाद पिछले 5 सालों में कितना सुधार हुआ नेपाल के देश में। आप भी कुछ पॉइंट इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे और कमियां रह गई हैं या कहाँ पे सुधार हो गई हैं, जिसके बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट नंबर 2 में इसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।